हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फिर से आज बायोसवर्त नियम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि बायोसवर्त नियम किस तरह से उत्पन्न हुआ, उसकी खोज कैसे हुई और कौन कौन से वैज्ञानिक इसकी खोज करने में मदद की। तो आज हम टॉपिक हमारा है बायोसवर्त लॉ। बायो या कहीं कहीं पे इनका नाम बियो भी देता है, बायो या बियो सावर्त लॉ, सावर्त नियम, जिसे हम लोग इस फॉर्म में बोलेंगे बायोट सावर्त लॉ। राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जब किसी चालक तार में धारा फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम गणितीय रूप में किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। हालांकि इस नियम को आप शुरू में पढ़ेंगे कि 1820 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे ओस्टर्ड जी सबसे पहले वैज्ञानिक थे ओस्टर्ड, जिन्होंने 1820 में सबसे पहले यह बताया कि जब किसी चालक तार में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा। यानी इसका कहने का मतलब था कि अगर कोई चालक तार है, अगर आप इसे करंट फ्लो करते हैं तो इसके एरिया में कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी वेक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो लेकिन ओस्टर्ड जी ये नहीं बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे काउंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करने के लिए वह कोई सूत्र या कोई गणितीय व्यंजक नहीं दे पाए थे। तो इस माध्यम में, इस वीडियोज में हम जानेंगे कि उस व्यंजक को हम लोग किस तरह से प्राप्त करते हैं और उस व्यंजक को प्राप्त करने में कौन कौन से वैज्ञानिक मदद दिए थे। तो जब किसी चालक तार से करंट फ्लो होती है तो उसके तरफ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो इसे गणितीय रूप में दो वैज्ञानिक ने इसे दिया था। एक थे हमारे बायो, कहीं कहीं पर इनका नाम बियो यूज होता है, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है लाप्लांस जी। हालांकि इसमें जो लाप्लांस जी का था, इनका सहयोग हम कम कर सकते हैं और इनका सहयोग जो है ना हम ज़्यादा दे सकते हैं। कह सकते हैं कि जो बायो जी का जो सहयोग था इस नियम को प्राप्त करने में वह अधिक था और जो लाप्लांस जी थे उनका सहयोग कम था। इस कारण से यह जो नियम है वह अधिकतर बायोसवर्त के नाम से क्या हो गया, फेमस हो गया। लेकिन इसे हम कभी कभी बायोसवर्त लाप्लांस नियम भी कहते हैं। यहाँ से देखिएगा, कहीं कहीं पर इसका नाम बायोसवर्त लाप्लांस नियम भी फाइंड करते हैं। इन्होंने सर्च की और अनुसंधान किए और खोज निकाली कि आखिर कोई तो ऐसा गणितीय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जिसके माध्यम से हम यह जो फील्ड क्रिएट हो रहा है इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था इस नियम का इंट्रोडक्शन। अब हम फाइंड करेंगे कि जब किसी चालक तार से करंट फ्लो होगी तो उसके किसी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह किन किन बातों पर डिपेंड करेगा और लास्ट में उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, और उसके माध्यम से हम अन्य चालकों में या चालक का जब रूप चेंज होगा उस माध्यम में हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि यह हमारा एक चालक तार है, ठीक है, और इससे करंट आई फ्लो होता है और इसका हम जो अल्पांश लंबाई यहाँ लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो पूरा लंबाई होगा इसका जो पूरा लंबाई होगा वह एल होगी, ठीक है।
और इसका जो अल्पांश लंबाई होगा वह कितना होगा, dl होगा। और इसका जो अल्पांश लंबाई है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो वायर है वह थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। तो जब झुका हुआ है तो इससे अगर हम एक बाहरी बिंदु लेते हैं जिसपे हमको चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है, यहाँ P एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ से इसकी दूरी हम R मान लेते हैं। तो अगर ये वायर थोड़ा सा झुकी हुई है, इसको वायर थोड़ा सा इस तरह से पढ़ना चाहिए था। अब यहाँ आप समझे इससे कि अगर यहाँ से अगर झुकी हुई है तो यहाँ से कोई एंगल क्रिएट होगा, और यहाँ हमारा जो एंगल है, अगर हम dl को इस वेक्टर फॉर्म में दर्शाए यहाँ पर, तो और दोनों के बीच यहाँ जो एंगल होगा वह कितना होगा, थीटा होगा। तो इस कंडीशन में हमको फाइंड करना है कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा। बताते चले कि यह जो वायर है इसे I मान की विद्युत धारा या करंट फ्लो हो रही है। तो किन किन बातों पर यह निर्भर करता है, इस पॉइंट में हम लोग जानेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हम अल्पांश लंबाई की तुलना कर रहे हैं तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वही हमारा क्या होगा, अल्पांश होगा। और यह जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वह बहुत सारे 3 या 4 ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन पर यह डिपेंड्स होता है, उसे हम लोग जानते हैं। पहला जो बात है वह होगा कि dB वेक्टर प्रोपोर्शनल टू dl। यह जो dB वेक्टर होगा वह अल्पांश लंबाई के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। नंबर 2, यह जो dB वेक्टर होगा वह धारा की प्रबलता के भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब आप जितने बड़ा लंबाई का वायर लीजिएगा तो वह अपने चारों ओर बड़े मात्रा में, एक बृहत मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। और अगर आप धारा के मान अधिक देते हैं तो इस स्थिति में भी फील्ड का मान बड़ा होगा। तीसरा जो फैक्ट है वह फैक्ट डिपेंड करता है dB प्रोपोर्शनल टू, यहाँ जो एंगल है इसके साइन थीटा के इक्वल होता है। और चौथा जो फैक्ट है वह अल्पांश लंबाई से लेकर यहाँ जो P पॉइंट है और इसके बीच जो डिस्टेंस है इसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है। इससे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं dB वेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यही 4 बात है जिस पर यहाँ P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह डिपेंड हो रहा है, और इसके माध्यम से ही, इन चारों के माध्यम से ही हम एक गणितीय व्यंजक फाइंड करेंगे जो बायो-सवर्त जी और लाप्लास से मिलकर फाइंड किए थे। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ चारों, अगर यहाँ पर ही इसमें अगर फैक्ट में देखा जाए तो dB सभी में कांस्टेंट है। हर बार हम बताते चले कि फिजिक्स का रूल है कि जो आपको मैच करता है, जो कॉमन करता है, उससे सिर्फ आप एक बार ले, और जो मैच नहीं करता वह जितना बार आएगा उससे उतना बार आपको राइट करना होगा। तो इसमें देखिए सभी में जो dB वेक्टर है वह मैच कर रहा है, तो dB वेक्टर ले लिए। यहाँ जो चिन्ह है प्रोपोर्शनल का वह सब में मैच कर रहा है, यहाँ ले लिए। यहाँ सब हो गया, यह किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो इसका हम इस तरह से बनाएंगे dB वेक्टर प्रोपोर्शनल टू I dl वेक्टर साइन थीटा अपॉन क्या होगा, R स्क्वायर होगा। अब जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो इसकी जगह पर कोई कांस्टेंट यूज करेंगे। चलिए यूज करते हम लोग, या dB बराबर, यहाँ जो कांस्टेंट होता है वह μ0/4 होता है, μ0/4 इंटू आइडियल साइन थीटा बटे R स्क्वायर। और यहाँ पर दोस्त बताते चले कि यही हमारा जो व्यंजक है जो बायो-सवर्त जी या बायो-सवर्त और लाप्लास से मिलकर दिए थे, आइडियल वेक्टर साइन थीटा बटे R स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से आप जब आप किसी चालक तार में करंट फ्लो करेंगे तो इस सूत्र के माध्यम से आप मैग्नेटिक फील्ड का मान फाइंड कर सकते हैं या फिर उसे निकाल सकते हैं। तो यह हमारा व्यंजक हुआ
और इसमें जो हमारा एक कांस्टेंट है जो हमारा μ0 है, इससे हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। जी आप ध्यान से सुनेगा, यह जो एक्सप्रेशन है वह खासकर बिहार बोर्ड हो गए और एमपी बोर्ड हो गया या फिर आपके जो झारखंड बोर्ड हो गया या अदर जो 12th क्लास का बोर्ड है उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है, बोर्ड के माध्यम से यह बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यहाँ जो टॉपिक हमारा है μ0 या हमारा जो कांस्टेंट है μ0, इससे हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। और दोस्त इस यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है μ0, इसका SI यूनिट और इसका जो डायमेंशन होता है वह हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे। तो आइए अब हम इस सूत्र में जो हमारा कांस्टेंट यूज हुआ है μ0, इसका हम लोग वैल्यू जानेंगे, इसका हम SI यूनिट जानेंगे और इसका डायमेंशन जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, अभी किस कारण से थोड़ा सा आप लोग लेट हो गए, ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए क्षमा मांगते हैं। और अब हम जो हमारा जो यहाँ कांस्टेंट था μ0, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी आपने सूत्र देखा dv वेक्टर बराबर μ0 4 अपॉन आइडियल साइन थीटा बटे r²। जी इसमें आप लोग को बताया गया कि यहाँ जो μ0 है, यहाँ जो μ0 है, इससे हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता या परमिएबिलिटी इसे कहा जाता है। तो अब हम जानें कि यह जो हमारा परमिएबिलिटी है इसका वैल्यूज कितना होता है, इसका मात्रा कितना हो। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि μ0 का वैल्यूज कितना होता है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत देखें और इस वीडियो के देखने बाद आपका जो होगा जो बायोसवार्ट नियम होगा उसका एप्लीकेशन होगा, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको सारी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी। तो μ0 का जो वैल्यू होता है वह मेरे फ्रेंड 4 पाई गुने 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है। आप इसे याद रखिएगा, μ0 का मान कितना होता है 4 पाई गुने 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि अगर जो μ0 का जो यहाँ आपको जो मात्रक बताया गया है हेनरी प्रति मीटर, ये भी होता है और सूत्र के माध्यम से जो हमारा μ0 का SI यूनिट आएगा वह इस रूप में आएगा। चलिए इस सूत्र के माध्यम से हम फाइंड करेंगे कि μ0 का वैल्यूज कितना आएगा। तो μ0 का वैल्यूज इस तरह से होगा dv वेक्टर 4 पाई इंटू r² अपॉन आइडियल वेक्टर इंटू साइन थीटा होगा। अब इस पे भौतिक राशि का हम लोग मात्रक रखेंगे और हम जो μ0 है ना इसका हम SI यूनिट फाइंड कर लेंगे। चलिए यहाँ जो हमारा है dv वेक्टर, इसका न्यूटन के फॉर्म में होता है न्यूटन
प्रति एम्पियर प्रति मीटर। जी दोस्त, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ला बोलते हैं। अब यहाँ से 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसका कुछ मान नहीं होता है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो इसका होगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर करंट है आई है तो इसका मान एम्पियर, और यहाँ पर डी लंबाई है तो इसका मान मीटर होगा। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, और ई मीटर से फिर यहाँ कैंसिल होगा, और इस माध्यम से जो हमारा म्यू नॉट हो गया उसका एसआई मात्रक हो गया न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर। जी, आप इसे एक बार फिर से समझे, ठीक है, और समझे कि आप 1 हेनरी जो प्रति मीटर, यहाँ आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हुआ, न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर हुआ, वह 1 हेनरी प्रति मीटर की क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि 1 हेनरी प्रति मीटर कितने न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मान यहाँ अगर कांस्टेंट 1 है तो यहाँ भी कितना कर देंगे हम लोग, 1 कर देंगे। तो आप यहाँ देख ले कि जो म्यू नॉट है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, और अब इसी के माध्यम से हम लोग इसका डायमेंशन फाइंड करेंगे कि जो म्यू नॉट है उसका डायमेंशन कितना होता है। चलिए देखिएगा, यहाँ से आप समझिए इसका डायमेंशन को हम लोग फिर इसमें बीमीय सूत्र बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका मात्रक लिखते हैं। यहाँ हमारा जो म्यू नॉट था इसका हमारा मात्रक था न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर। चलिए इसे हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में इसे चेंज करते हैं। तो जो न्यूटन जो हमारा होता है वह बल का होता है। ठीक है, मात्रक, तो बल का डायमेंशन होता है mL/t-2, और यहाँ एम्पियर में है तो एम्पियर में खुद ही एम्पियर चलता है A-2। इस तरह से जो निर्वात की चुंबकशीलता होगी उसकी जो डायमेंशन होगी वह mL/t-2 और A-2। ये अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें अगर हम कहें कि अगर आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसमें इसका इम्पोर्टेंट काफ़ी रोल है। तो आप निर्वात की चुंबकशीलता कितना होता है, उसका वैल्यूज कितना होता है, यहाँ देखिए 4×10⁷ हेनरी प्रति मीटर, और इसका एसआई यूनिट कितना होता है। यह जो आपको यूनिट दिया गया है ना, हेनरी प्रति मीटर, यह नाम पर दे दिया गया, लेकिन रियल में इसका जो यूनिट होता है वह इस फॉर्म में होता है न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर, और इसका जो डायमेंशन होता है वह इस तरह से mL/t-2 और A-2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो कांस्टेंट हमारा था म्यू नॉट, इसका वैल्यूज, इसका एसआई यूनिट, ठीक है, इसका जो नाम वाला होता है यूनिट, और इसका डायमेंशन हम लोग जान गए। अब हम लोग यहाँ से जो हमारा बायो-सावर्त नियम है इसका हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और समझेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से होता है। चलिए, यह वीडियो दोस्त आप लोग के लिए थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियोस में हम लोग बायो-सावर्त की पाई की जानकारी हम इसमें फाइंड कर लेंगे, रन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन टू बायो-सावर्त लॉ, बायो-सावर्त
लॉ। बायो सवार्थ लॉ का कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले जो इसका उपयोग होता है, आप यहाँ देखिए, इसका उपयोग दो जगह पर है। सबसे पहले इसका उपयोग होता है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने में। और दूसरा दोस्त इसका उपयोग होता है सीधे धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने में। जी दोस्तों, यहाँ जो हमारा बायो सवार्थ लॉ है, इसका दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसमें पहला है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बी वेक्टर का मान ज्ञात करने में, और दूसरा जो है सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर बी वेक्टर का मान ज्ञात करने में। इस दोनों टॉपिक को अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तब हमारा इसका जो एप्लीकेशन होगा, हम लोग इसके टोटल चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद भी दो एप्लीकेशन है, जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में जानेंगे। चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बी वेक्टर का मान कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें दोस्त फिगर मस्ट है। अगर फिगर आपका सही से क्रिएट हो गया, जो भी मान दर्शाना होगा सही जगह पर हो गया, ठीक है, तो आप इसे मान फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम सबसे पहले इसका फिगर मानेंगे, तो इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्त, ऐसा होता है कि यहाँ पर बात किया गया है कुंडली का। तो हम जानते हैं कि कुंडली में जो लपेटन या फेरा होता है वह बहुत सारा होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा कुंडली का है, उसको हम एक फेरा के मान निकालेंगे, और उसके बाद हम उसमें n से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा n फेरा का मान वहाँ से हमारा फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि एक फेरा में हम एक जब फेरा लेते हैं, तब उसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आता है। चलिए, यह हमारा एक कुंडली का एक फेरा हो गया। मान लिया जाए कि यहाँ पे सेंटर O है, और यहाँ पे सेंटर P में एज्यूम कर लीजिए। अब P पर हमको क्या निकालना है, B वेक्टर निकालना है। यहाँ से दूरी R मान लीजिए, ठीक है। और अब यहाँ देखिए कि अगर इस फेरा से अगर यहाँ एक अल्पांश लंबाई मान लीजिए, यहाँ अगर अल्पांश लंबाई इसका dl होगा, और मान लेते हैं कि इस अल्पांश लंबाई से जो करंट फ्लो हो रही है वह क्या है, I है। तो थोड़ा सा सोचिए कि यह जो यहाँ है, और इस तरह से हम लोग 9th में या 10th में पढ़े हैं कि वृत्त के परिधि पर जो त्रिज्या जाती है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस जो हमारा अल्पांश लंबाई हो गया dl, इसमें I मान का करंट फ्लो हो रहा है, और यही जो dl है वह त्रिज्या के साथ वह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसी के माध्यम से अब अगर हम इसको n लपेटन मान लेते हैं, तो इस तरह से हम इसी पे एज्यूम करेंगे कि यहाँ जो हमारा लपेटन हुआ वह कितना हो गया, n हो गया। और a का मान फाइंड करके हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर, चलिए यहाँ हम लोग बायो सवार्थ नियम लिखते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि dB वेक्टर इक्वल जो होता है वह μ0/4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है दोस्त, r है, तो इससे हम लोग r फाइंड करेंगे, r स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, या dB वेक्टर बराबर μ0/4 पाई इंटू आइडियल साइन। यहाँ देखिए, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, जो हमारा अल्पांश लंबाई है, ठीक है, और जिससे करंट फ्लो हो रहा है उनके बीच, या जो हमारा रेडियस है,
जो हमारा रेडियस यहाँ से त्रिज्या और जो अल्पांश लंबाई है उसके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो हम लोग साइन 90 करेंगे और इसका मान हम लोग करेंगे r² करेंगे, राइट। यहाँ से हम लोग फिर देखेंगे कि जो हमारा dv वेक्टर हुआ वह μ0/4 इंटू आई dl, यहाँ हम dl वेक्टर कर दीजिए, अच्छा रहेगा। dl वेक्टर साइन 90 का मान 1 और यहाँ पर क्या होगा दोस्त r²। तो यहाँ हम चूंकि लंबाई अल्पांश लिए हैं तो यहाँ हमको सिर्फ अल्पांश से मैग्नेटिक फील्ड मिला। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तब हमको मैग्नेटिक फील्ड या जो बड़ा जो फील्ड क्रिएट हो रहा है वह हमको माइंड प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिएगा, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dv वेक्टर बराबर, यहाँ भी देखिए यहाँ पे जो चेंजेबल क्वांटिटी है वो हमारा क्या है लंबाई है, क्योंकि इसमें अगर हमारा वृत्त है सर्किल है तो इसका रेडियस एकदम कांस्टेंट है, फिक्स है। इसमें जो हम आई मान का जो करंट फ्लो कर रहे हैं यह भी हमारा कांस्टेंट है। यही जो हमारा लंबाई है, लंबाई यहाँ से बढ़ सकता है और बढ़ सकता है, ठीक है। और लंबाई को अगर हम पूरा बढ़ा दिया जाए, अगर पूरा लंबाई को और एक राउंड घुमा दिया जाए तो यह हमारा वृत्त का सर्कमफ्रेंस होगा, यह हमारा वृत्त क्या होगा परिधि, जिसे हम लोग 2πr से डोंट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम dl का इंटीग्रेट किया जाए तो यह हमको 2πr के इक्वल होगा। तो यहाँ जो हमारा dv वेक्टर हुआ इसमें हमारा सिर्फ चेंजेबल यह है, बाकी सब हमारा कांस्टेंट है, इससे हम लोग बाहर रखेंगे। μ0/4 इंटू I/r² इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl वेक्टर। यहाँ से देखिए db का दोस्त हो जाएगा b वेक्टर और यहाँ दोस्त μ0/4 इंटू I/r²। यह जो dl है बताया गया है कि छोटा लंबाई है, इसको पूरा अगर एक राउंड चक्कर मार लेते हैं तो होल कंप्लीट होगा और यह हमारा 2πr के इक्वल होगा, 2πr के बराबर होगा। यहाँ से यार हमारा कैंसिल हो गया और इस तरह से यहाँ 2π से 4π 2 बार में खत्म हुआ और इस तरह से हमारा जो b वेक्टर हुआ वह μ0/2r इंटू μ0/2r या फिर μ0I/2r, यही हमारा एक्सप्रेशन हो गया। किसके लिए? वृत्ताकार कुंडली के लिए। जब लपेटन की संख्या कितना हो? जब लपेटन की संख्या 1 हो। लेकिन जब इसमें हम देखते हैं कि जो कॉइल होता है, जो कुंडली होता है, उसमें लपेटन की संख्या बहुत होता है, ठीक है। तो हम एज्यूम करें कि जो हमारा लपेटन है वह n है, तो अगर एक के लिए इतना है तो n के लिए कितना है? इसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n लपेटन के लिए जो v वेक्टर का मान होगा वह इस तरह से होगा, μ0 ni बटे कितना होगा 2r। यही जो दोस्त हमारा एक्सप्रेशन है वह रियल एक्सप्रेशन है। किसी भी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? वह हमको होगा μ0 ni बटे कितना होगा 2r। दोस्त आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे एक बार अपने वीडियोस को देखकर उसे पुनः रिवाइज करें और अपने सोच से बनाएं। अगर एक बार इसे 1 रिपोर्ट में आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आप इसे जिंदगी भर कभी नहीं इसे भूल पाइएगा। चलिए देखिए, आपको दोस्त यह वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आप इसे कमेंट में बस लिखे, ठीक है। और
आप कमेंट करें, ठीक है, हमें सजेशन दें, ठीक है, कि आप वीडियो में या वीडियो की क्वालिटी में यहाँ जो या अंडरस्टैंडिंग जो कन्विंसिंग जो है पावर है उसमें क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बायोसावर्त नियम का जो सेकेंड एप्लीकेशन उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, सेकेंड एप्लीकेशन था दोस्त इसका, सीधे धारावाही चालक के कारण बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। तो आइए दोस्त, अभी तक हमने जो बायोसावर्त नियम में स्टडी किया तो उसमें हमने तार वायर को इस तरह से थोड़ा सा कुछ न कुछ एंगल पर क्रिएट किया था, ठीक है। तो यहाँ भी एंगल बनेगा लेकिन स्ट्रेट होगा, सीधे। और जब सीधे होगा तो यहाँ पर हमारा जो एंगल होगा वह इस बिंदु से 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसी फिगर को अभी हमको जो हम वायर लेंगे इससे हमको एंगल से मुड़ाना नहीं, एकदम सीधा रखना है, और उसके कारण फील्ड का मान कितना आएगा इसे हम फाइंड करेंगे। ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा सीधा नहीं बन पा रहा है। यह हमारा वायर हो गया, ठीक है। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जो हमारा लंबाई है इसे आर या एक्स जो भी मानना है मान लीजिए, इसे हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और इसी में हम एक अल्पांश, इसका अल्पांश हम लोग मान लेते हैं डी एक्स। जी आप समझिएगा, यहाँ से यहाँ जो लंबाई है, मान लिया हम कि यहाँ से यहाँ जो लंबाई है वो कितना है एक्स, और इसी का हम एक पार्ट ले लिए जो हमारा क्या है डी एक्स है। और अब हम यहाँ से एक बिंदु लेंगे, P, जिस पर हमको बी वेक्टर का मान फाइंड करना होगा। और यहाँ से जो हम इसका डिस्टेंस ले लिए वह हमको r के बराबर हुआ। और यहाँ से समझिएगा, और यहाँ से जो दूरी इसका हो गया इसे हम लोग r फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर ये अल्पांश है, अगर इसका मान अगर इस तरह से मान लिया जाए, ds वेक्टर मान लिया जाए, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा या डिस्क, इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है उससे हम लोग थीटा एज्यूम कर लेंगे। और यहाँ पर जो है इससे हम लोग, या देखिए यह जो हमारा यहाँ जो हमारा अल्फा जो एंगल बन रहा है वह पूरी लंबाई से बन रहा है, और यहाँ जो इस अल्पांश के साथ जो हमारा एंगल बन रहा है वह हमारा थीटा के इक्वल है। तो अभी हम जो काउंट करेंगे वह अल्पांश से निकालेंगे और उसके माध्यम से फिर हम लोग इस पूरा लंबाई से हम आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ दोस्त, यहाँ इसका मान हो गया आपको थीटा मान लिए, यहाँ हम लोग अल्फा मान लिए, और चूंकि स्ट्रेट है तो इसका मान यहाँ दोस्त कितना होगा 90 डिग्री। इसका थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर नाम ए दे दीजिए, यहाँ पर नाम बी दे दीजिए, और यहाँ पर नाम सी दे दीजिए। तो चलिए हम निकालते हैं कि जो हमारा यह अल्पांश लंबाई है dx के कारण इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है, तब हम x के माध्यम से काउंट करेंगे, राइट। चलिए बायोसावर्त के नियम के अनुसार एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, यह फिगर आप लोग माइंड में रखिए। dB वेक्टर बराबर μ0/4 पाई इंटू आई dx साइन थीटा बटे। एक बार दोस्त देखिए, वहाँ जो हमारा लंबाई था उसमें dl था, उस फॉर्म में हम लोग dl यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो लंबाई है अल्प लंबाई वह dx है, इस कारण से dl की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं dx। और यहीं से हम दूरी अभी कवर करेंगे, यहीं से दूरी हम कवर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ हमारी दूरी जो है वह कितनी है r है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ d वेक्टर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा आप लोग, या dB वेक्टर बराबर
म्यू नॉट 4 पाई इंटू, यहाँ दोस्त हो जाएगा आई डी एक्स वेक्टर साइन थीटा का मान। दोस्त यहाँ थीटा है, तो थीटा का मान जो होता है, आप यहाँ देखिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में या फिर किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण का मान होता है वह अंतः सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस स्थिति में थीटा का जो मान होगा वह इसके योग के बराबर होगा। 90 डिग्री प्लस कितना होगा, अल्फा होगा। आप इस टॉपिक को गौर से समझे, यह 9th क्लास का थ्योरी में है। आप इसको यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में चलेगा कि अगर कोई त्रिभुज इस तरह से बन रहा है और यहाँ अगर एक बाह्य कोण बन रहा है, अगर इसका नाम ए, इसका मान बी और इसका मान सी, तो रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी बाह्य कोण का मान इससे दूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो इससे दूर स्थित, इसके क्लोज में नहीं जाना है, तो इसके दूर मात्र दो एंगल है, एक हमारा बी हुआ और दूसरा हमारा सी हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ए का मान होगा वह बी प्लस सी के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी फॉर्म को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ हमको होगा डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट 4 पाई इंटू 1 मिनट यहाँ मिस्टेक हो रहा है। साइन थीटा का मान रखिए दोस्त 90 डिग्री प्लस अल्फा। चलिए, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा आर स्क्वायर, या डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट 4 पाई इंटू या हमारा आई डी एक्स वेक्टर साइन 90 प्लस अल्फा, इसका मान हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा फिर आर स्क्वायर। यही हमारा मेन सूत्र हुआ। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र के माध्यम से। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हमारा अगर dx है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो हमारा वेरिएबल जो क्वांटिटी है या जो फिजिकल क्वांटिटी है वह दो है। एक हमारा है कि यहाँ जो लंबाई है dx लंबाई, यह हमारा घट सकता है बढ़ सकता है, क्योंकि dx मान यहाँ है तो इतना छोटा और बड़ा बड़ा करते 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 अगर हम dx का इंटीग्रेशन किया जाए तो हमको क्या होगा, x के बराबर होगा। और यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ से जो आपका जो डिस्टेंस, यहाँ जो दूरी है, इसका भी मान चेंजेबल है। अगर जिस हिसाब से अगर dx है तो dx के अकॉर्डिंग अभी इसका डिस्टेंस कितना है, r है, या फिर ds के अकॉर्डिंग इसका दूरी कितना है, r है। लेकिन अगर ds का मान यहाँ से और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से r का मान भी बढ़ सकता है या घट सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमारा जो चेंजेबल फिजिकल क्वांटिटी है वह दो है, एक हमारा r हो गया और एक हमारा dx हो गया। तो इस सूत्र में हम लोग इसी को काउंट करेंगे, यहाँ dx का मान फाइंड करेंगे और r के मान फाइंड करेंगे और इस समीकरण में पुट करेंगे, हमारा आंसर गेट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज को फॉलो करते हैं। त्रिभुज PAB में, जी दोस्तों यहाँ देखिएगा, त्रिभुज PAB में यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा का मान होगा x बट्टे r, या x का मान होगा वह होगा r tan अल्फा। अब हम लोग यहाँ x को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा फिर नहीं, यहाँ हम लोग s को d/dx निकालेंगे, तो हमारा s का जो d/dx होगा वह होगा dx बराबर, ये r हमारा कांस्टेंट है r होगा, और tan के हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हम इसी ट्रायंगल से अब हम यहाँ से r के मान फाइंड करेंगे। देखिएगा, यहाँ अगर हम लोग यूज करते हैं cos अल्फा, तो इसका मान होगा दोस्त r बट्टे r, और इसके अकॉर्डिंग r का जो मान होगा वह हो जाएगा, r यहाँ चल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग r cos अल्फा। यहाँ हम लोग
डी अल्फा जोड़ दे, इसके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा डी बाई डी एक्स है ना। और यहाँ हमारा जो आर का मान होगा कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, इसका मान हो जाएगा दोस्त आर सेक अल्फा। लेकिन यहाँ हमारा स्क्वायर है तो इसमें हम भी इसको स्क्वायर कर देते हैं। आर स्क्वायर का मान होगा दोस्त यहाँ आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हम दोस्त यही जो हमारा यह जो हमारा मान है, यहाँ हमारा जो dx का मान फाइंड हुआ, dx बराबर आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा और आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। अब इस मान को हम इस मान में पुट करेंगे और हम आंसर फाइंड करेंगे। देखिएगा यहाँ से dv वेक्टर बराबर म्यू नॉट 4 पाई इंटू, यहाँ हमारा हो गया आई, dx का मान दोस्त यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मान है आर सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ से हो गया डी अल्फा और यहाँ हमारा है दोस्त कॉस अल्फा बट्टे इसका मान देखिएगा, इसका मान इस तरह से है आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, राइट। यहाँ से हम लोग जो कट रहा है उसे कैंसिल करेंगे, जैसे सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर से यहाँ आर कैंसिल हो गया। इस तरह से जो हमारा व्यंजन आया वह डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई कॉस अल्फा डी अल्फा बटे म्यू नॉट बटे 4 पाई, इससे हम लोग म्यू नॉट बटे 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा अब बट्टे हमारे दोस्त कितना आ गया आर। यही दोस्त हमारा मेन सूत्र है। अगर देखिए यह जो हमारा शुरू में यह हमारा स्टार्टिंग में मेन सूत्र हुआ, लेकिन जब हम इसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका अगर मान रख दिए तो उस स्थिति में हमारा सूत्र ये आ गया। यह भी हमारा सूत्र नहीं है, रियल में हमारा सूत्र तब मिलेगा जब हमको बी वेक्टर, यहाँ पे हमारा जो व्यंजन है वह डी वेक्टर है। तो अब हम इसे भी अलग अलग कंडीशन में इसे भी हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डीबी है अगर हम डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तब हमें बड़ा मान मिलेगा। बड़ा मान निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और बड़ा मान फाइंड करेंगे और वही रियल में हमारा जो क्या होगा वह बी वेक्टर का मान होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों और जो भी फ्रेंड्स मैं इस वीडियोस को देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इस वीडियो में बनाने में कंटिन्यू 1 घंटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे इस मेहनत को व्यर्थ ना जाने दें। आप कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं आप उससे कमेंट अवश्य करें, और आपको अच्छा लगे दोस्त मेहनत को बेकार ना जाने दें और लाइक अवश्य करें उसके लिए। तो यहाँ हमारा दोस्त जो हमारा व्यंजन प्राप्त हुआ वह डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन आर। तो अब हम इसे अलग अलग कंडीशन में, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे और वही हमारा जो होगा ना वह रियल मान होगा। जैसे इसके लिए 2 कंडीशन होता है, तो ऐसे इसको मिटा लेते हैं, अच्छा रहेगा। पहला कंडीशन है दोस्त कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब चालक तार
की लंबाई, जब चालक तार की लंबाई अनंत हो, अनंत हो दोस्त। इसमें फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि यह जो हमारा चालक तार है इस तरफ भी प्लस इन्फिनिटी और इस तरफ भी माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ हमारा पॉइंट P था और यहाँ से हमारा दूरी R था और इस तरह से। तो अगर हम जानते हैं कि यहाँ जो हमारा जो साइन और कॉस का जो अधिकतम मान होता है, इसके लिए हम यूज करेंगे, अभी हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको मिलेगा कि साइन का जो अधिकतम मान कितना होता है और न्यूनतम मान कितना होता है। तो अधिकतम मान पर इसका एंगल बनता है दोस्त प्लस π/2, और जो न्यूनतम मान है इस पर एंगल बनता है दोस्त माइनस π/2। और इसी एंगल को लेकर हम इसे लिमिट के, इसे हम बाउंड्री लाइन से या फिर इसे हम लिमिट में हल करेंगे, और जो हमारा आएगा वही हमारा रियल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ जो मान बताया गया है कि dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू 4π इंटू आई कॉस अल्फा डी अल्फा बट्टे आर। चलिए यहाँ देखते हम लोग, या इंटीग्रेशन ऑफ dB वेक्टर बराबर यहाँ होगा दोस्त म्यू 0/4π इंटू आई बट्टे आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी अल्फा, और यहाँ से मान माइनस π/2 से दोस्त π/2 लगा देंगे। यहाँ dB वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा वह b वेक्टर होगा, और म्यू 0/4π इंटू आई आर, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन दोस्त होता है साइन अल्फा। यहाँ दोस्त हो गया साइन अल्फा, यहाँ लगा दीजिए माइनस π/2 और यहाँ दोस्त π/2, और b वेक्टर बराबर म्यू नॉट बट्टे 4π इंटू आई बट्टे आर। यहाँ अगर मान रखते हैं हम लोग तो यहाँ हमारा मान आएगा साइन π/2 माइनस, इसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, या माइनस साइन π/2। यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ जो अगर यहाँ इस तरह से अगर जो माइनस में आएगा, इसे हम लोग बाहर साइन के फॉर्म में निकाल सकते हैं। चलिए इसका हम लोग मान रखते हैं, तो बी वेक्टर बराबर हमको फाइंड होगा म्यू नॉट बट्टे 4π इंटू आई बट्टे आर, साइन 90 का मान 1 दोस्त, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 90 का मान 1 होगा। तो यहाँ हमारा बी वेक्टर जो होगा वह होगा म्यू नॉट बट्टे 4π इंटू यहाँ 2i हो जाएगा 2i बट्टे आर, इससे हम लोग काट देंगे 2 दूनी 4, और इस तरह से जो हमारा सूत्र आएगा वह बी वेक्टर बराबर होगा म्यू नॉट आई बट्टे 2πr दोस्त, यही दोस्त म्यू नॉट आई बट्टे 2πr। चलिए, जब चालक तार की लंबाई अनंत हो, इस दिशा में भी इसका लंबाई अनंत है, तो उस स्थिति में यहाँ जो साइन है इसका एंगल होता है π/2। इस स्थिति में भी जब अनंत हो, उस स्थिति में जो साइन होता है उसका कोण होता है माइनस π/2। इसको लिमिट में रख दिया गया, और इस कंडीशन में जब इसे चेक किया गया तब हमारा जो बी वेक्टर का मान आया वह म्यू नॉट आई बट्टे 2πr, यही हमारा रियल है। सीधे धारावाही चालक के कारण, परीक्षा में पूछा जाएगा कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ, तब वहाँ को कंडीशन देखना है कि जो तार का लंबाई है वह अनंत है कि परिमित है। जब अनंत रहेगा तो इतना आंसर होगा म्यू नॉट आई बट्टे 2πr, और जब इसका लंबाई परिमित होगा तो इसका मान कुछ और आएगा जिसे हम लोग बना रहे हैं, देखिएगा।
दूसरा कंडीशन है दोस्त, ध्यान देखिएगा, कंडीशन नंबर सेकेंड, जब चालक तार की लंबाई, जब चालक तार की लंबाई परिमित हो। जी दोस्त, जब चालक तार की लंबाई परिमित होगा तो उस कंडीशन में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कितना होगा इसे हम देखेंगे। चलिए मान लिया जाए कि यह हमारा वायर है, राइट, और इसका लंबाई फिक्स है दोस्त, ठीक है, और यहाँ हमारा पॉइंट पी था, ठीक है। तो अगर फिक्स होगा तो हो सकता है कि यहाँ से जो एंगल बने और एक एंगल यहाँ से बनेगा। यहाँ से मान लिया जाए कि ए बी जो हमारा लंबाई है इसका मान फिक्स है, यहाँ ओ मान लीजिए। तो ए से अगर एंगल अल्फा 1 होगा तो इससे जो हमारा एंगल होगा वह अल्फा 2 होगा। अब चूंकि यह ऊपर की ओर है तो प्लस में, या ठीक नीचे की ओर है तो किस में होगा, माइनस में। और अब इसके माध्यम से हमने जो वहाँ एंगल रखा -π/2 और π/2, और उसके जगह पर अब हम लोग रखेंगे -α1 और +α2, और देखेंगे कि कितना उसका मान प्राप्त हुआ, वही हमारा क्या होगा, सटीक उत्तर होगा। तो हमारा दोस्त देखिएगा, अभी जब हमने अभी सूत्र लिखा था इसमें कि जो बी वेक्टर का मान होगा वह हमारा होगा μ0/4π इंटू I/r, यहाँ था दोस्त इंटीग्रेशन के साइन अल्फा था, तो यहाँ हम आपकी एंगल के रूप में यह यूज करेंगे -α1 से लेकर +α2। इससे हम लोग हल करेंगे तो बी वेक्टर जो बराबर होगा हमको वह μ0/4π इंटू I/r। चलिए इसको मान रखते हैं हम लोग, साइन शुरू में इसका मान होगा α2 माइनस, फिर यहाँ भी यूज होगा साइन इंटू -α1, राइट। यह जो हमारा कोष्ट शुरू में इसके लिए हुआ और फिर यह जो कोष्ट इसके लिए हो गया। बी वेक्टर बराबर μ0/4π इंटू I/r, यहाँ दोस्त साइन α2, और यहाँ से माइनस के मान निकालिए, माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होगा, यह प्लस होगा। यहाँ हमको साइन α1 चलिए दोस्त इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो बी वेक्टर बराबर μ0/4π इंटू I/r, और इसको हम पहले कर देते हैं साइन α+1 साइन α2। यह भी हमारा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो अगर कंडीशन है कि उसकी लंबाई परिमित है तो उसके लिए हमारा यह सूत्र है, बी वेक्टर बराबर μ0/4π इंटू I/r साइन α1 प्लस साइन α2। चलिए दोस्त इसे हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा है कि चालक तार की जो लंबाई होना चाहिए वह फिक्स होना चाहिए। तो इसकी लंबाई कितना है, अगर इसकी लंबाई फिक्स है, ठीक है, तो हो सकता है कि इधर लंबाई के मान ज़्यादा हो या कम हो या बराबर भी हो। तो अगर बराबर होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि इधर भी जितना लंबाई है और इधर भी जितना लंबाई है वह दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो α1 और α2 जो होंगे वह एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में इसका मान कितना आएगा, हम लोग इसे देखते हैं।
यहीं से देखिए आप लोग, यहाँ पर है दोस्त बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू 4 पाई आई बटे आर। यहाँ हम लोग साइन अल्फा मान लेते हैं, प्लस यहाँ भी हम लोग साइन अल्फा मान लेंगे। हम यहाँ एज्यूम कर लें कि जो हमारा अल्फा 1 है और जो अल्फा 2 है उसका जो मान है सिर्फ किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो जो हमारा मान था उससे हम लोग मान रख दिए, ठीक है। यहाँ पे अल्फा 1 की जगह पर हम लोग अल्फा कर दीजिए, और जो अल्फा 2 था उसके जगह पर भी हम लोग अल्फा ही क्या किए, हम लोग प्रेस कर दिए। अब यहाँ से देखते हैं हम बी वेक्टर का जो मान होगा वह म्यू नॉट इंटू 4 पाई इंटू आई बटे आर साइन अल्फा और साइन अल्फा, यहाँ दोस्त हो जाएगा 2 साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो होगा यह कैंसिल होगा 2 बार में, तो रियल में हमारा जो फॉर्मूला होगा वह होगा म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू साइन अल्फा। यह कंडीशन कब काम करेगा, जब दोनों तरफ का एंगल समान होगा। और दोनों तरफ का एंगल समान कब होगा, जब दोनों का लंबाई समान होगा, उस स्थिति में। यहाँ से दोस्त, यहाँ अब तक हमने जितना पढ़ाया वह बायो सावर्त नियम, उसमें जो कांस्टेंट विभिन्न स्थिति में उसका जो वैल्यूज था, ठीक है, हम सभी को एक बार में रिवीजन कर लेते हैं, तब हम वीडियो समाप्त करेंगे। बिना रिवीजन को हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जितना अभी हमने 56 मिनट में या 57 मिनट्स में कवर किया, उसे हम लोग 2 से 3 मिनट में एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। आइए देखिएगा। आज हमने स्टडी किया बायो सावर्त नियम। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं बायो सावर्त लाप्लांस नियम। इसका मुख्य उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है धारावाही चालक में धारावाही चालक से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या बी वेक्टर ज्ञात करने में, चुंबकीय क्षेत्र या बी वेक्टर ज्ञात करने में। इसका हमारा रियल में इसका जो फॉर्मूला है वह ये है डीबी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, डीबी वेक्टर प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी वेक्टर प्रोपोर्शनल टू डीएल, और डीबी वेक्टर प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डीबी वेक्टर प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम इसे सभी को मिला देते हैं तब हमारा सूत्र प्राप्त होता है म्यू नॉट इंटू 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बटे r²। यही हमारा गणितीय सूत्र है जिसके माध्यम से हम लोग धारावाही तार के किसी भी बिंदु पर अगर फील्ड क्रिएट होगा तो उसे हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर आपको बताया गया कि यहाँ जो कांस्टेंट है म्यू नॉट, इसका मान होता है 4 पाई गुने 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर। जी दोस्त, 4 पाई गुने 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर। और इसका जो एक और जो मात्रक था इसे हम लोग भी फाइंड किए थे, इसके माध्यम से फाइंड कर लेंगे हम लोग। इसका जो मात्रक होगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ इसका मात्रक होता है
न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। इसका तो कुछ नहीं, इसका तुमको फाइंड करना है, इसका कुछ नहीं होगा। आई का होगा दोस्त, आई का एम्पियर, डीएल के दोस्त मीटर, और आर स्क्वायर तो दोस्त यहाँ मीटर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। और यहाँ से दोस्त देखिएगा कि ई एम्पियर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से या उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन। यहाँ से एक और थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है कि थोड़ा सा इसको सही से हल कर लेते हैं। जो हमारा डीबी का मान होगा वह था न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, राइट। इसका था हमारा एम्पियर, इसका हमारा था मीटर, इसका तो होगा नहीं, इसका हमारा था मीटर स्क्वायर, और यही हमारा था म्यू नॉट, जिसका हमको मान फाइंड करना है। तो अगर यहाँ हम हल करें तो यहाँ मीटर से एक मीटर कैंसिल होगा, और इस तरह से इस सबको हम उस तरफ भेजेंगे तो न्यूटन, और यहाँ देखिए ये इस तरफ है प्लस, यहाँ भी जाएगा तो सेम होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर। और यहाँ जब गुना होगा, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, राइट। तो जो हमारा म्यू नॉट का जो ईसाई मात्रक था, इसका जो रियल जो वास्तविक मात्रक है वह यही है, हेनरी प्रति मीटर। आपको एग्जाम में अधिकतर बार यही देगा कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, तो रिप्लाई करना है हेनरी प्रति मीटर। लेकिन इसका ईसाई अगर लगा दे तो यह होगा न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर। तो यहाँ से हम इसका डायमेंशन जो हम फाइंड किए, वह जो हमारा डायमेंशन था, वह दोस्त हमारा जो डायमेंशन था वह था ML T-2 A-2। चलिए दोस्त, आज भर हम लोग इस वीडियोस को 1 घंटा कंप्लीट कर लिए, और आज भर हम इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फिर एक ऐसे वीडियो के साथ आएंगे जिसमें एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक कॉन्सेप्ट या फिर एक हम जो भी टॉपिक होगा, और उसके माध्यम से हम उसके सारे संसार को हम लोग कवर कर लेंगे, स्टडी कर लेते हैं। ओके बाय।